साथियों नमस्कार। आज के टॉपिक का न केवल रेडियो से लेना देना है अपितु हम सब के जीवित होने से भी लेना देना है। सूर्य देव को हमने प्राणवायु ऑक्सीजन देने वाला जाना है आज तक, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ही जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बना पाते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। किंतु सूर्य के क्रूर रूप को आज हम जानते हैं और साथ ही इस रूप का रेडियो से क्या लेना देना है, चलिए विश्लेषण करते हैं। तो साथियों, आज का विषय है पोलर कैप एब्जॉर्प्शन। और पोलर कैप एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म को समझ लेना जरूरी है। इसे सौर ज्वाला या सौर प्रज्वाल या फिर सौर तूफान भी बोलते हैं। इससे पहले कि सोलर फ्लेयर को हम समझें, एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि ये सोलर फ्लेयर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बात है सितंबर 1859 की। उस समय एक सोलर फ्लेयर का एक खास उदाहरण सामने आया, जिसको कि कैरिंगटन इवेंट दिया गया। उस कैरिंगटन इवेंट के कारण जो हुआ पृथ्वी पर, आप अचंभित रह जाएंगे। और साथ ही मैं ये बताऊंगा, अगर वो चीज आज के समय हो जाती तो उससे क्या होता। तो उस समय तक रेडियो तो बना नहीं था, लेकिन टेलीग्राफ बन चुका था। तो पृथ्वी पर जो है अनेक जगह टेलीग्राफ लाइंस जो हैं, जो टेलीग्राफ व्यवस्था थी, वो बाधित हो गई। तारों में अपने आप करंट आने लगा और बिना किसी सेल बैटरी के जोड़े, बिना कोई करंट दिए, कई टेलीग्राफ जो है वो अपने आप उस समय काम कर सकते थे। कई जगह स्पार्किंग्स हुई अपने आप तारों में पड़े पड़े। कई जगह खासकर जो टेलीग्राफ ऑफिस थे उनमें आग लग गई और एक दो जगह तो करंट लगने से लोगों की मृत्यु भी हुई। और सोलर ऑरोरा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा, वो सोलर ऑरोरा इवेंट जो है वो दूर दूर तक दिखने लगा। आकाश में जो है वो रंगीनपन आ गया, आकाश रंगीन होने लगा, लाल हरा होने लगा। और ऐसा सोलर फ्लेयर यदि आज के समय हो जाता, कैरिंगटन इवेंट के टाइप का सोलर फ्लेयर यदि आज के समय हो जाए, तो आप ये मान के चलिए जो हमारी इंटरनेट व्यवस्था है या जो आप टेलीविजन वगैरह देखते हैं, डिजिटल सैटेलाइट टेलीविजन देखते हैं, इस व्यवस्था के पूरा चरमराने की आशंका हो। सैटेलाइट प्रभावित होने लगे, पावर ग्रिड्स प्रभावित होने लगे, बिजली व्यवस्था, इंटरनेट व्यवस्था, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन व्यवस्था जो है विश्व में वो ठप हो जाए, और हो सकता है कई दिनों तक ठप हो जाए। इसके अलावा कैरिंगटन इवेंट जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन एक काफी अच्छे ताकतवर सोलर फ्लेयर का उदाहरण देखने आया 1972 में, जिसकी वजह से अमेरिका का एक मिलिट्री सैटेलाइट ही फेल हो गया। और एक दूसरा सैटेलाइट जिसमें पूरे 2 वर्षों में जितना नुकसान होना था, उतना 2 ही दिनों में नुकसान हो गया उसमें। जितना पुराना वो 2 वर्ष काम करके होता, उतना पुराना वो 2 दिन में ही पड़ गया। तो सोलर फ्लेयर कहिए या सोलर स्टॉर्म कहिए, ये असल में सूर्य की सतह पर होने वाले बहुत सारे विस्फोट हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने सन स्पॉट्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि सूर्य की कुछ जगह तापमान अचानक से कम हो जाता है और उसके आसपास तापमान ज़्यादा होता है। तो क्योंकि आसपास की जगह ज़्यादा चमक रही है और जहाँ तापमान कम हो गया वो कम चमक रही है, तो वो हमें सूर्य पर धब्बों के रूप में नजर आता है। उन जगह पर जो है एकाएक ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से 2 प्रकार की चीजें निकलती हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से निकलती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन निकलती हैं कि वो सूर्य से बहुत बहुत दूर तक जाकर भी ताकतवर रहती हैं, पृथ्वी तक आते आते भी ताकतवर रहती हैं और पृथ्वी को प्रभावित कर सकती हैं। कैसे प्रभावित कर सकती हैं? अब एक उदाहरण सोचिए, आपका रेडियो स्टेशन भी रेडिएशन ही छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके विप एंटेना में, और उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है आपके रेडियो के अंदर फेराइट रोड में जो है उसके ऊपर लिपटी जो वायरिंग है उसमें करंट आ जाता है, लेकिन वो करंट सूक्ष्म होता है। अब सोचिए, सूर्य से जो ये ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, इनकी वजह से अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग करंट्स भी पैदा हो सकते हैं तारों में। इसके अलावा इन रेडिएशंस के अलावा हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे हाई स्पीड पर चलने वाले प्रोटॉन्स निकल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर ये सीधे आकर पृथ्वी पर टकरा जाएं, हम लोगों से टकरा जाएं, तो हम मारे जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो बहुत सोच समझ कर की थी। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर
जो है धातुएं पिघली हुई अवस्था में है, और जब पृथ्वी घूमती है अपने एक्स के चारों तरफ या सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इन सभी कारणों से जो है वो लिक्विड जो है, पिघली हुई धातु जो है वो इधर उधर चलती रहती है, और इस वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व पैदा होता है। पृथ्वी एक चुंबक है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चुंबक को लटकाने से वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करती है। तो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव हैं पृथ्वी के, वो असल में उस पृथ्वी की जो चुंबक जो है पृथ्वी, उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी हैं, थोड़ा सा अंतर है उनमें। यानी जिधर ज्योग्राफिकल उत्तरी ध्रुव है और जिधर मैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव है, उनमें कुछ किलोमीटर का अंतर है। बट एनीवे, वो टॉपिक किसी और दिन के लिए है। अभी इतना समझ लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है पृथ्वी के वातावरण में दूर दूर तक चुंबकत्व है, शक्तिशाली चुंबकत्व है, और ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो होता यूं है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आए या स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आ जाएं, जैसे कि फास्ट मूविंग प्रोटॉन, हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स हो गए, जो भी इस तरफ आता है उसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है ये जो पृथ्वी के चारों तरफ का चुंबकत्व है। हालांकि पूरी तरह कैंसल आउट नहीं कर पाता, तो जो पार्टिकल्स आते हैं वो सीधा पृथ्वी पर टकराने की बजाय मुड़ जाते हैं, और उनमें से कुछ कैप्चर हो जाते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। इससे कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं, जिसमें से एक है सोलर ऑरोरा। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर कैप्चर हुए हैं, वो वहां की गैस को, खासकर से ऑक्सीजन को वातावरण में आयनाइज कर देते हैं, और उससे जो है लाल या हरे रंग की रोशनी पैदा होती है। तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, उसके आसपास के इलाकों में यदि आप जाएं तो आपको आकाश में जो है अलग अलग प्रकार के रंग नजर आते हैं, काफी रंगीन और बहुत ही अच्छा नजर आता है आकाश। किंतु ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में ही होता है। तो जो कैरिंगटन इवेंट था, जो मैंने आपको बताया, उस समय इतनी स्ट्रॉन्ग जो है फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आए थे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी उनसे बचा नहीं पाया था। और जो ऑरोरा यानी आकाश की रंगीन बिजलियां जो है, रंगीन आकाश जो है, वो केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दिखना चाहिए, वो दूर दूर के इलाकों तक दिखने लगा था। सो ये सब समझने के बाद अब आप पोलर कैप अब्जॉर्प्शन को बड़ा इजीली समझ सकते हैं। होता यह है कि जब सूर्य पर कोई अचानक से कोई विस्फोट हो जाए, सोलर फ्लेयर का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इवेंट हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जो डी लेयर है, मैंने अनेक बार डी, ई और एफ लेयर जो हमारा आयनोस्फीयर है उसकी इन लेयर्स की चर्चा की है। तो जो डी लेयर है वो अत्यधिक आयनाइज हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, उन क्षेत्रों में खासकर जो हम जानते हैं भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जो है अक्षांश रेखाएं हमने बनाई हैं, लैटिट्यूड्स हैं, तो 82 डिग्री या अबव दोनों तरफ, 82 या अबव या 82 या बिलो, इन लैटिट्यूड्स में जो है शॉर्ट वेव, पूरा का पूरा शॉर्ट वेव बैंड ठप हो जाता है। ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी इस प्रकार इसका इवेंट हो सकता है। और न केवल शॉर्ट वेव, अपितु VHF जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड है, उसमें भी 30-40 मेगाहर्ट्ज तक जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाती हैं। उससे न केवल रेडियो ठप हो जाता है, अपितु उस क्षेत्र में वायुयान भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे संपर्क समाप्त हो जाएगा। वायुयानों से संपर्क जो है वो भी शॉर्ट वेव्स के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये था पोलर कैप अब्जॉर्प्शन। अब साथियों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस इवेंट का जो आज हम जानेंगे, उन बातों का न केवल रेडियो से लेना देना है, अपितु हमारे जीवित होने से ही लेना देना है। और इन सभी बातों से ये भी पता चलता है कि भगवान है, ईश्वर है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हमारे जीवित होने के लिए लाखों लाख कंडीशंस होनी चाहिए थी, वो सभी एक एक करके पूरी होती चली गई। आप सोचिए, ये कोई अजूबा नहीं हो सकता। पृथ्वी का एक सैटेलाइट भी होना चाहिए था, पृथ्वी को अपने अक्ष पे झुका हुआ भी होना चाहिए था, पृथ्वी को घूमना भी था, सूर्य से एक निश्चित दूरी पर भी होना था, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ, अनेक का अनेक लाखों ऐसे कारक हैं जो हुए तो जीवन संभव हुआ। अब यकायक अचानक से ये इतने लाखों कारक किसने पूरे कर दिए? अवश्य ही ईश्वर है साथियों। नमस्कार।